नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे भारत का इतिहास पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वह देखिए, क्योंकि उसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्लासिकल युग के दौरान गुप्त साम्राज्य उत्तरी भारत का चेहरा बन गया और क्षेत्र के अधिकांश हिस्से उनके अधिकार में आ गए, जिसे अक्सर उत्तरी भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का शासन कानून और व्यवस्था का समय माना जाता है, साथ ही साथ सांस्कृतिक समृद्धि का भी। साम्राज्य के शासक सैन्य अभियानों के कोई अजनबी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार शांतिपूर्ण तरीकों से किया, जैसे कि वैवाहिक गठबंधन, कम से कम सैन्य कार्रवाई के माध्यम से। हालांकि गुप्त साम्राज्य ने सदियों तक व्यापक सफलता हासिल की, लेकिन 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच उनका पतन शुरू हुआ, जब मध्य एशिया के होड़ों ने उनके पूर्व प्रमुख साम्राज्य की भूमि को हथिया लिया। बौद्ध धर्म और बाद में हिंदू धर्म के बढ़ते रहने के साथ स्थानीय और अतिक्रमणकारी अधिकारी लगातार क्षेत्र और प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते रहे। भारतीय सभ्यता में अगला बड़ा बदलाव इस्लाम के आगमन के साथ आया। मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु के 1 सदी बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में मिशन भेजना शुरू कर दिया। मुस्लिम सुल्तानों की एक श्रृंखला ने भारत में अभियान शुरू किया, जैसे कि सिंध, मुल्तान और सोमनाथ को जीतना। इन आक्रमणों ने स्थानीय राज्यों की हार और हिंदू मंदिरों के विनाश को लाया। राजपूतों ने सुल्तान आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे दृढ़ प्रतिरोधियों में से एक थे, लेकिन वे अंततः 1192 में मोहम्मद गोरी और उनकी सेना द्वारा पराजित हो गए। जब इस्लाम ने भारत में अपनी जगह बनानी शुरू की तो अन्य प्रमुख धर्म जैसे बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक दिल्ली सल्तनत का युग आ गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। गुलाम वंश ने सल्तनत पर लगभग 1290 तक नियंत्रण बनाए रखा, जब खिलजी वंश ने सत्ता संभाली। पहले जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी सत्ता स्थापित की और उनके परिवार ने 1 सदी से भी कम समय तक शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश ने 1320 में सत्ता हथिया ली। तुगलक वंश ने तकनीकी रूप से 1412 तक सत्ता बनाए रखी, लेकिन 1398 में तैमूर द्वारा दिल्ली में आक्रमण के बाद स्थिति जटिल हो गई। तुगलक वंश के कमजोर होने पर सैयद वंश ने 1414 में उन्हें प्रतिस्थापित किया। सैयद वंश ने लगभग 37 वर्षों तक सत्ता बनाए रखी, लेकिन अंतिम शासक का शासन विद्रोह और असंतोष से दागदार। वंश के पतन के बाद एक और वंशीय सत्ता ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, इस बार लोदी वंश। नए वंश ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में वर्तमान शासक इब्राहिम खान लोदी की मृत्यु तक सत्ता बनाए रखी, जब बाबर की सेना ने उन्हें मार डाला। इब्राहिम की मृत्यु ने दिल्ली सल्तनत का अंतिम अंत कर दिया। लोदी वंश के प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे महान वंशों में से एक बन गया। मूल तुर्क मंगोल साम्राज्य ने 2 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत के विशाल हिस्से पर शासन किया और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वृद्धि और स्थापत्य उपलब्धियों को लाया, जिनमें महान ताजमहल भी शामिल है। उनकी अपार सफलता के बावजूद मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब विद्रोहों ने व्यापक सत्ता की नींव को हिला दिया। साथ ही मराठों और ब्रिटिशों की धमकियों के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में पहले से ही क्षेत्र में मौजूद थी, लेकिन ब्रिटिशों के साथ स्थिति मुगलों के पतन के तुरंत बाद बढ़ने लगी। 1852 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण बढ़ता गया और स्थानीय लोग इसे सहन नहीं कर सके। मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा शुरू हुआ एक साधारण विद्रोह जल्दी ही एक व्यापक विद्रोह में बदल गया और इसे 1857 का भारतीय विद्रोह कहा जाने लगा। बाद में इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया और यद्यपि ब्रिटिश ने कुछ महीनों के बाद विद्रोह को शांत कर दिया, इसका स्थायी प्रभाव पड़ा। विद्रोह के उत्तर में 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारत को ब्रिटिश ताज के नाम पर शासित किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रति अपनी नापसंदगी और गुस्सा बनाए रखा और राष्ट्रवादी भावनाएं और आंदोलन बुझने के बजाय और भड़क गए। स्वतंत्रता की ओर अगला प्रमुख कदम तब आया जब महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ सभी सहयोग को वापस लेने का निर्णय लिया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब इस रणनीति ने वांछित परिणाम नहीं दिए, तो गांधी ने दिसंबर 1929 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन के रूप में एक नई तकनीक अपनाई। आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की घोषणा शामिल थी, जिसे 26 जनवरी को मनाया जाएगा और ब्रिटिश सरकार के किसी भी आदेश की पूर्ण अवज्ञा की जाएगी। फिर भी गांधी की रणनीति विफल रही और इस बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कई अन्य विद्रोहियों की हत्या कर दी गई। फिर भी ब्रिटिशों को अंततः नवंबर 1930 में गोलमेज सम्मेलनों के लिए मजबूर किया गया
जिनमें से दूसरे सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया। सम्मेलन फिर से विफल रहा और नागरिक अवज्ञा फिर से भड़क उठी। गांधी के अगले प्रयास भारत छोड़ो आंदोलन ने भी कोई ठोस प्रगति नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध ने नई समस्याओं को जन्म दिया, क्योंकि भारत को ब्रिटिशों द्वारा युद्ध में धकेला गया। लेकिन युद्ध की समाप्ति पर भारत में एक नई श्रमिक पार्टी सत्ता में आई और स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रति सहानुभूति दिखाई। अंततः 14 अगस्त की रात को 15 अगस्त में बदलते ही 1947 में भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। तो यह था भारत के इतिहास का पार्ट 2। पार्ट 3 में हम आधुनिक भारत के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।